आंसर नंबर 4 में है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। ठीक है, एक पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि ये होगा 0, वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर है तो लेट से 0, बी नहीं, बी नहीं, हम इसको एम एच जे के सी मान लेते हैं, चलो छोड़ो सी। एंड लाइन है हमारे पास x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1 एंड डिस्टेंस है हमारे पास 4 यूनिट्स। तो सीधा सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, d इज इक्वल्स टू 4 चल रहा है, लाइन की इक्वेशन एज इट इज विद द पॉइंट्स गिवन, मतलब 0/3 प्लस y/4 में c/4 इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म बनानी होती है तो -1 इधर आ गया, -1 अपॉन a² प्लस b² होल रूट के अंदर। a क्या है, x का कोइफिशिएंट, x का कोइफिशिएंट है 1/3 इसका स्क्वायर, प्लस y का कोइफिशिएंट है b 1/4 का होल स्क्वायर, मॉड क्लोज। 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c/4 -1 होल अपॉन 1/9 प्लस 1/16। कितना बनेगा, 4 इज इक्वल्स टू ये बन गया c-4 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रूट के अंदर चल रहा है 16 प्लस 9 अपॉन 9 इंटू 16, मॉड क्लोज। 16 प्लस 9 25, बाहर आके 5, और 9 इंटू 16, 9 बाहर आके 3, 16 बाहर आके 4, 4 इज इक्वल्स टू मॉड c-4/4, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, साथ में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बाहर आया 3, ये बाहर आया 4, और ये बाहर आया 5, 4 से 4 कैंसिल। अब ये मत सोचना कि रूट के बाहर आया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ऑलरेडी मॉड चल रहा है, जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस का इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। और फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो मॉड हटा देते हैं, ये आया +-4, और यहाँ पर नॉर्मल बच गया 3 इंटू c-4 होल अपॉन में 5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो +-20 इज इक्वल्स टू 3c-12। यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा 20 इज इक्वल्स टू 3c-12, या फिर -20 इज इक्वल्स टू 3c-12। यहाँ से 3c इज इक्वल्स टू 32, c की वैल्यू आ गई 32/3, या फिर 3c इज इक्वल्स टू -8, c की वैल्यू आ गई -8/3। क्या c की दो वैल्यूज हो सकती हैं या नहीं, c की दो वैल्यूज हो सकती हैं या फिर नहीं। हो सकती हैं, c इज द कोऑर्डिनेट, therefore point will be 0, 32/3
और 0 कॉमा -8/3 आंसर हो सकती है। सी इज द कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम आते हैं 8th पर, जो मैंने होमवर्क में नहीं दिया। जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए, आई एज्यूम कि आप लोगों को समझ में आ गए, आप लोगों ने कर भी लिए। जो डाउट्स आए वो आप लोगों ने पूछ लिए। सो आंसर नंबर 8। क्वेश्चन 8 बोलता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालो जो इन 3 लाइन से बनता है। लाइन 1 है हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। लाइन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। एंड लाइन नंबर 3 है हमारे पास x माइनस के इज इक्वल्स टू 0। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इन 3 लाइंस के इंटरसेक्शन से बनेगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो कुछ इस तरीके से रहा होगा। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये बन गया ट्रायंगल। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ट्रायंगल बनने की, कोलिनियर लाइंस है नहीं। आई वॉज एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है सिद्धार्थ। तो ये 3 कोऑर्डिनेट मिले, ए, बी और सी नाम के। तो ए पॉइंट मिलेगा लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन, बी पॉइंट मिलेगा लाइन 3 एंड लाइन 1 का इंटरसेक्शन, सी पॉइंट होगा लाइन 3 सॉरी बी पॉइंट होगा लाइन 2 एंड लाइन 3 का इंटरसेक्शन, एंड सी पॉइंट होगा लाइन 1 एंड लाइन 3 का इंटरसेक्शन। सो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में करके नहीं दिखा रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। सॉल्विंग L1 एंड L2 हमें क्या मिला, लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके हमको ए कोऑर्डिनेट मिलेगा। वैल्यूज का क्या होंगी, जीरो कॉमा जीरो। सब एक ही कर रहे हैं, 2 लाइंस को सॉल्व करना है जस्ट, एक्स एंड वाई की वैल्यूज। यस या नो। ठीक है। सिमिलरली रिमेनिंग लाइंस को सॉल्व करेंगे तो बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलेगा। बी कोऑर्डिनेट का मतलब लाइन 2 एंड लाइन 3, इन दोनों को सॉल्व करा हमने अगर, तो x की वैल्यू k आएगी और y की वैल्यू माइनस के आएगी। और जब हम c कोऑर्डिनेट निकालेंगे मतलब लाइन 1 एंड लाइन 3 का इंटरसेक्शन, तो x की वैल्यू भी k, y की वैल्यू भी k। ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, हमारे पास है 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स होने के बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 half this will be 0, this will be positive k square, this will be positive k square, this is 2k square, answer is k square, square units. Clear? आफ्टर दैट क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 सेम है। क्वेश्चन 9 में बोलता है कि वैल्यू ऑफ p निकालो सो दैट 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट।
आंसर नंबर 9 में हमारे पास 3 लाइंस हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट। और जब काफ़ी सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके लिए एक वर्ड होता है कॉन्करेंट। सो ये आपका एक तरीके से ऐसे बन जाएगा। मान लेते हैं एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, और एक लाइन है ये, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ए नाम का पॉइंट। तीनों लाइंस की इक्वेशन है, मतलब कि लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके जो पॉइंट आया एंड लाइन 2 एंड लाइन 3 को सॉल्व करके जो पॉइंट आया, दैट विल बी सेम, दैट विल बी सेम। वहीं से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। जो a कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3, और इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3। समझ में आ गया? पिक एनी टू, दोनों को इक्वल पुट करो, वहां से वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेट एनी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल्स हैं तो उसको करवा देता हूँ, इसमें नंबर्स हैं, ये आप लोग अपने आप कर सकते हो। वेरिएबल्स में थोड़ी कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि समझ नहीं आता कभी कभार कि आंसर बन भी रहा है या फिर नहीं। आंसर 10 में हमको बोला कि 3 लाइंस हैं। लाइन 1 की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। लाइन 2 की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। और लाइन 3 की इक्वेशन m3x प्लस c3। These three lines are concurrent। जैसे मैंने पीछे आपको समझाया कि all these three lines intersect at one point, सेम लॉजिक चलेगा। तो शो करना है, वहाँ नंबर्स थे तो आंसर निकल जाता, बट यहाँ पर वेरिएबल्स हैं m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने ध्यान से नोटिस करा हो, ये आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है। अगर 3 लाइंस एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं दैट मीन्स वो ट्रायंगल नहीं बना रही, और ट्रायंगल नहीं बना रही तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो 0 बनेगा ही। ठीक है, बट खैर स्टेटमेंट में शो तो करना नहीं, करके देखते हैं। कॉन्करेंट का लॉजिक लगाएंगे। हम सबसे पहले ले रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दोनों को हमने कर दिया इक्वेट। ये वाली y की वैल्यू इसमें पुट कर दी, मतलब m1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। x वाली टर्म्स एक साथ एंड बाकी सब दूसरी तरफ। m1 माइनस m2
x, ये इस साइड पर आया, x कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू ये c1 दूसरी साइड जाएगा, c2 माइनस c1, x की वैल्यू आ गई c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने इसको पुट करा इन लाइन 1 कर दो या लाइन 2 कर दो, आपकी मर्जी है। लाइन 1 में कर दो या लाइन 2 में कर दो, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैंने लाइन 1 में करा। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू ये है, तो लाइन 1 में अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ x की वैल्यू पुट हो जाएगी m1 इंटू जो भी x की वैल्यू थी प्लस c1, m1 इंटू x की वैल्यू जो आई हमारे पास प्लस c1। एलसीएम लिया, ब्रैकेट्स ओपन करें, ये वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई और ये नीचे एज इट इज़ रह जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई m1c2 माइनस m1c1 पहला ब्रैकेट प्लस ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होके m1c1 माइनस m2c1 होल अपॉन m1 माइनस m2। अगर आप देखो ध्यान से तो m1c1 गेट्स कैंसिल्ड एंड बाकी दोनों चीज़ें बच गई। ये आ गया हमारे पास m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2, दिस इज y। सो सर्कल कर लेते हैं, दिस इज x की वैल्यू, दिस इज y की वैल्यू। देयरफॉर और इसमें भी ऐसा करते हैं, तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन को बोलते हैं ए कोऑर्डिनेट। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, दिस कोऑर्डिनेट इज ए। लाइन 1 और लाइन 2 से हमें क्या x का कोऑर्डिनेट मिला, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ तक क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? अब अगर हमको ये प्रूफ करना हो कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो मैं लाइन 2 और लाइन 3 के इंटरसेक्शन को या लाइन 1 और लाइन 3 के इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करूंगा, एंड अगर ये पॉइंट मुझे सेम मिल जाता है तो मैं बोलूंगा कि तीनों लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें बोला था कि चेक करके बताओ कि तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। नहीं, उसमें भी यही था कि इंटरसेक्ट करती हैं और p की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन इज कि हमें ये शो करना है। अगर मुझे शो करना होता कि कॉन्करेंट है या नहीं, तो मैंने इंटरसेक्शन निकाला लाइन 1 लाइन 2 का, और बाकी दोनों लाइंस का लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन निकाल के मैं चेक कर लेता कि ए कोऑर्डिनेट सेम आया या नहीं। बट मेरे को अगर मैं लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन निकालता हूँ या लाइन 1 एंड लाइन 3 का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो भी सेम ही वैल्यूज मिलेंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा as lines are concurrent, so A will also lies on line 3। और अगर A कोऑर्डिनेट लाइन 3 पे लाई करता है तो मतलब उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
तो हम उसकी इक्वेशन में ए कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे। लाइन 3 की इक्वेशन क्या थी? m3x प्लस c3, उसमें x की जगह a कोऑर्डिनेट वाला x और y की जगह a कोऑर्डिनेट वाला y। देखते हैं सेम रिजल्ट बन पाता है या नहीं। लाइन 3 की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। ये कितना बन जाएगा? y का मतलब है m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m3 इंटू x का मतलब है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। डिनोमिनेटर से m1 m2 हटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ये बना m1c2 माइनस m2c1 होल अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m3 इंटू c2 माइनस c1 प्लस c3 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। m1c2 माइनस m2c1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स ओपन m3c2 माइनस m3c1 प्लस m1c3 माइनस m2c3। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। सारी चीज़ें एक साइड पर लेके आएंगे क्योंकि इज इक्वल्स टू में हमको ज़ीरो शो करना है। इज इक्वल्स टू में ज़ीरो है और अगर आप शो वाले पार्ट को ध्यान से देखो तो ब्रैकेट के बाहर m1 m2 m3 है और ब्रैकेट्स के अंदर c1 c2 c3 है। तो m1 के एक साथ, m2 की पेयरिंग एक साथ, m3 की पेयरिंग एक साथ, सबको एक साइड पर लेके आएंगे। और मैं m1 वाले एक साथ रख रहा हूँ, m2 वाले एक साथ रखूँगा एंड m3 वाले एक साइड, और मैं इधर वाली चीज़ को इस साइड पर लेके जा रहा हूँ। m1c2 ये वाला उधर जाके माइनस m1c3 माइनस m2c1 और ये बनेगा पॉजिटिव का m2c3। m3 वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस m3c2 प्लस m3c1 इज इक्वल्स टू 0। m1 कॉमन लिया, बचा c2, ठीक है वो m1 c2 माइनस c3 और बीच में हर जगह प्लस है तो फिलहाल के लिए मैंने प्लस लगाया। m2 कॉमन लिया, यहाँ से बचा माइनस c1 प्लस c3, माइनस c1 प्लस c3। यहाँ से भी पॉजिटिव का m3 कॉमन लिया, माइनस c2 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब m1 के साथ है c2 माइनस c3, ठीक है। m2 के साथ है c3 माइनस c1, ये भी ठीक। m3 के साथ c1 माइनस c2, ये भी ठीक। ठीक से बस घुमा के लिख देते हैं c2 माइनस c3, c3 माइनस c2, c1 माइनस c2 is equals to 0, hence proved। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? दिस इज 6 मार्कर क्वेश्चन। हाँ, आ सकता है 6 मार्क्स में। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 को इम्पोर्टेंट मार्क करो, इम्पोर्टेंट वाले एक साथ करेंगे। हम आते हैं उसके बाद 15 पर। आंसर नंबर 15, find the distance of the line from the point along the line this। इसमें ट्विस्ट क्या है कि हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट है 1,2 टू लाइन है 4x + 7y + 5 = 0। अब अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता तो हम ऐसी फिगर बना लेते हैं, ये है पॉइंट, ये है लाइन और ये रहा परपेंडिकुलर और ये हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ, हमें डिस्टेंस निकालना है along एक दूसरी लाइन है 2x - y = 0। अब इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी कि लेट सपोज ये है हमारी लाइन 1, जिससे हमको डिस्टेंस निकालना है। दिस इज लाइन नंबर 1। ये है हमारा पॉइंट जहां से हमको डिस्टेंस निकालना है। अब लॉजिकली तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, बट इन्होंने बोला कि डिस्टेंस निकालना है अलोंग लाइन 2, मतलब कि इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन 2 जा रही होगी, एक लाइन 2 जा रही होगी। अब इस लाइन पर अलोंग दिस लाइन का मतलब अब इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेट से बी, अब हमें ये वाला डी कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? अलोंग द लाइन लिख के ये मतलब हो गया कि लाइन हो सकता है टेढ़ी है, परपेंडिकुलर नहीं है, या हो भी तो हमको मेंशन नहीं कर रहा। अलोंग दिस लाइन आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब कि ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ए पॉइंट गिवन है हमको, बी पॉइंट किसी तरीके से निकाल के ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस निकालो फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। लॉजिकली पॉइंट से लाइन परपेंडिकुलर बना के एंड डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस फार्मूला, सीधा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन वाला फार्मूला लग जाता है। बट हमें डिस्टेंस निकालना है अलोंग अनदर लाइन, मतलब कि दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होंगी। इस सेकंड वाली लाइन पर ये पॉइंट आ रहा होगा एंड हमें ये डिस्टेंस निकालना है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, उस लाइन पर चलने वाला डिस्टेंस है। वी हैव टू कैलकुलेट ए बी। क्लियर? अब ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, और डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा जब हमको बी पॉइंट पता होगा। बी पॉइंट कैसे निकालेंगे? बी पॉइंट निकालने के लिए दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम निकालेंगे बी का कोऑर्डिनेट थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, एंड आफ्टर दैट हम ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आया आंसर? बस थोड़ा सा अलोंग द लाइन लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया और कुछ भी नहीं।
इज दिस क्वेश्चन क्लियर? जल्दी जल्दी आंसर दो, समझ में आया या नहीं? गौरी, हर्ष, हर्षी, हिमानी, संगिनी, संज्ञा, सान्या, सिद्धार्थ, बस क्लास ओपन करके बैठे हो क्या आप लोग? अच्छे से नहीं आया। हर्ष, अगर मैं आपको बोलूं कि ये फिगर है एंड आपको ए बी कैलकुलेट करना है और ए पॉइंट गिवन है आपके पास, तो समझ में आ गया? शॉर्ट में हर्ष ये है कि डिस्टेंस निकालना है ए का लाइन 1 से, और वो भी लाइन 2 पर चलते हुए, मतलब कि इस तरीके से हमें ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो ए पॉइंट गिवन है, बी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमको इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे करा था। बी कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, बताओ बी कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है। दोनों लाइंस को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू है 2x, यहाँ पर पुट कर दो 6x, ये मिलेगा आपको -5/6 कॉमा -5/3। जब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। एंड आफ्टर दैट डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस हैं, ये अपने आप सॉल्व कर लेना। ठीक है गौरी। 16th, find the direction in which a straight line must be drawn through the point so that the point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from the point। क्वेश्चन में बोला फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन से क्या मतलब समझ में आता है? ईस्ट गई, वेस्ट गई लाइन, कैसे बोलोगे डायरेक्शन? लाइन की डायरेक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्शन से मतलब कि एक तरीके से आपको स्लोप निकालने के लिए बोला हुआ। स्लोप से एंगल निकलते हैं एंड एंगल से हम बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एंड उससे डायरेक्शन डिफाइन हो जाती है। संगनी, कोऑर्डिनेट से डायरेक्शन पता नहीं चलती। कोऑर्डिनेट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, डायरेक्शन का मतलब एक पाथ। आंसर नंबर 16, हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन। मतलब एक तरीके से हमें स्लोप के ऊपर कमेंट करना है कि व्हाट इज द स्लोप। फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। ठीक है, जो लाइन 1 है पास करती है थ्रू पॉइंट ए -1, 2, so that point of intersection with the line, और
इंटरसेक्शन पॉइंट विद लाइन 2, और लाइन 2 की इक्वेशन है x plus y is equals to 4. Intersection point with this line is at distance of 3 units. मतलब कि मैं इसके लिए आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लेते हैं है हमारी लाइन 1, ये है लाइन 2। लाइन 1 पास करती है एक पॉइंट से जो कि है a -1, 2। इसका इंटरसेक्शन विद द लाइन 2, लाइन 2 की इक्वेशन भी गिवन है, नहीं लाइन 1 की नहीं थी, लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, और वो डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। इसको अगर बी पॉइंट मानता हूँ तो ए बी इज 3, ए बी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, इट इज गिवन। ठीक है, हमें डायरेक्शन के ऊपर कुछ कमेंट करना ना। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नहीं पता, एंड ये पॉइंट पता है, इसके बीच का डिस्टेंस पता है। बी पॉइंट के बारे में हम क्या बोलें, लेट इट बी h, k। ठीक है, पहली चीज डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, d इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू h माइनस ऑफ -1, मतलब h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, ये बना 9 इज इक्वल्स टू h प्लस 1 स्क्वायर प्लस k माइनस 2 स्क्वायर। 9 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। 9 is equals to h square plus k square plus 2h minus 4k, and constants will be 5. So कितना बन जाएगा, h square plus k square plus 2h minus 4k is equals to 5, उधर जाके will be 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, ये h, k पॉइंट लाई करता है लाइन 2 पर, b lies on line 2। बी जो है लाइन 2 पर आता है, तो ये बन गया लाइन 2 की इक्वेशन जो है दैट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो h, k पुट करने पर h प्लस k इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम h की वैल्यू, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, k इज इक्वल्स टू 4 माइनस h।
पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? k की जगह 4 माइनस एच, h का स्क्वायर प्लस k का मतलब है 4 माइनस एच एंड होल स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4 इंटू के का मतलब है 4 माइनस एच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, h का स्क्वायर प्लस 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 2h माइनस 16 प्लस 4h इज इक्वल्स टू 4। h square plus h square 2h square. After that h वाली terms minus 8 plus 2 minus 6 minus 6 plus 4 minus 2h constant 16 minus 16 cancel is equals to 4। h square 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया एंड 4 को इस साइड लिया, h square minus h minus 2 is equals to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो h की वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी? फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 2 और h इज इक्वल्स टू -1 रिस्पेक्टिवली। k की वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी? k था 4 माइनस एच, 4 माइनस 2 तो 2, या फिर k की वैल्यू 4 माइनस एच मतलब 5। एक कोऑर्डिनेट ये बन गया, एक कोऑर्डिनेट ये बन गया। बी कोऑर्डिनेट्स दो आ गए, बी कोऑर्डिनेट दो आ गए। अब हमको क्या करना है? लाइन 1 की स्लोप पे कमेंट करना था, हमें डायरेक्शन मतलब स्लोप निकालनी है ऑफ लाइन 1। तो दो पॉइंट्स हैं बी के लिए, केस 1 केस 2 बना के स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं। एक है 2,2, एक है -1,5। केस नंबर 1 ए पॉइंट है हमारे पास -1,2 एंड दूसरा पॉइंट है 2,2। तो स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जीरो, जीरो का मतलब, जीरो होने का मतलब इफ स्लोप इज जीरो। सेकंड केस आप लोग बताओगे, अगर स्लोप जीरो है तो क्या मतलब है? ए कोऑर्डिनेट है -1,2 एंड दूसरा पॉइंट हमें मिला था -1,5। तो स्लोप विल बी 5 माइनस 2 अपॉन -1 प्लस 1। समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड आ जाता है। इसका क्या मतलब निकलेगा बताओ? स्लोप जीरो आई है, आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द डायरेक्शन? लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। स्मृति, लाइज अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब हो गया एक्स के ऊपर लाई करती है, बट जरूरी नहीं है एक्स के ऊपर हो, हम बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आपका वो वाला केस कवर्ड हो जाता है कि एक्स पर भी हो सकती है। एंड नॉट डिफाइंड में हम बोलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? ठीक है, कौन सा था ये वाला? 16।
17th क्वेश्चन बाद में करेंगे हम। हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल, या चलो कर लेते हैं। एक्चुअली 17th क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा कि पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त आप कंफ्यूज ना हो एंड नॉर्मल चैप्टर की तरह ना करने लगो। इसमें बोला हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज द एंड पॉइंट्स। एक हाइपोटेन्यूज है, उसके एंड पॉइंट्स मतलब कि एक ट्रायंगल के दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको। एक है 1,3 और दूसरा है -4,1। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें फाइंड करने हैं लेग्स मतलब परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें हमको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हाइपोटेन्यूज के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं 1,3 एंड -4,1। तो एक बार लोकेट करते हैं पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर बनेंगे। 1,3, 1 यहाँ और 3 कुछ यहाँ पर, एंड -4,1, -4 कुछ यहाँ पर और 1 ऊपर की साइड यहाँ, कुछ इस तरीके से। ये तो है हाइपोटेन्यूज। अब अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है दिख रहा है, this is 1,3 and this is -4,1। ये कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ये हो गई परपेंडिकुलर साइड्स, उसके लेग्स। सिमिलरली हम इस साइड पर भी बना सकते हैं। ये हो गई परपेंडिकुलर लेग्स। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। इसको हम C मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं। सो दो ट्राइंगल्स बन सकते हैं ABC एंड ADB। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द लेग्स। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द लेग्स। तो अगर मैं लेता हूं पहला केस, ट्रायंगल ABC, तो मुझे दो इक्वेशन निकालनी है। पहली इक्वेशन निकालनी है इक्वेशन ऑफ AC और दूसरी इक्वेशन BC। और अगर सेकंड केस में मैं लेता हूँ ट्रायंगल ABD, तो मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ AD एंड इक्वेशन ऑफ BD। निकलेगी कैसे, निकलेगी कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर्स होंगे। निकलेगी 2 पॉइंट फॉर्म से। दोनों में से कोई भी केस हो ये निकलेंगे 2 पॉइंट
फॉर्म। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या मिलेंगे। सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स। -4, 3 बिल्कुल ठीक। देखो ये -4, 1 है, दिस इज -4, ये हो गया -4 एंड ये हो गया यहाँ पर 1, ये 1, 3 है तो दिस इज 1 एंड दिस इज 3। सो ये पॉइंट निकालना हो -4, 3, तो सी कोऑर्डिनेट मिलेगा -4, 3 और डी पॉइंट निकालना हो तो मिलेगा 1, 1। उसके बाद ए सी की इक्वेशन निकालनी है। ए सी 2 पॉइंट्स हैं, बी सी में 2 पॉइंट्स हैं, ए डी में 2 पॉइंट्स हैं, बी डी में 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशंस निकल जाएंगे। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों का, तो आज के लिए यहीं तक करते हैं 17 तक। मैंने आपको एक 13 छुड़वाया एंड नीचे के क्वेश्चन छुड़वाए हैं। सो आज का होमवर्क आपके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सेप्ट 13। ठीक है, 13 पे टाइम वेस्ट मत करना, क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम आराम से। 17 तक सारे क्वेश्चंस एक बार करके आना। ठीक है, इको क्लास 8:15। यस, ओके बाय।